तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त और थ्रिल मूवी की कहानी लेकर आया हूं, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। इसका नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसका नाम ओडेला। यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाया गया है। तभी एक औरत, जिसके हाथ पैर कीचड़ से सने हुए हैं और हाथ में कटा हुआ सिर है, पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह सीधे वहां के इंस्पेक्टर लक्ष्मण के सामने टेबल पर वह सिर रख देती है। लक्ष्मण हैरान होकर पूछता है, इसका बाकी शरीर कहाँ है? और पुलिस को एक कुएं के पास ले जाती है, जहां एक बिना सिर का बेजान शरीर लटका हुआ मिलता है। पुलिस वाले उस शव को बाहर निकालते हैं। अब कहानी में नया किरदार आता है, अनुदीप, एक आईपीएस अफसर जो ट्रेनिंग के लिए इस गांव में आया है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। लगभग 3 महीने पहले की घटनाओं में यहाँ हमें कुछ नए किरदार दिखाई देते हैं। राधा, उसका पति तिरुपति, और तिरुपति का भाई चंदू, चंदू की चाची उसकी कजिन से होने वाली हैं। ये सभी धोबी समाज से हैं। राधा के घर के पास वेंकटेश और माधवी की नई नई शादी हुई है और आज उनकी सुहाग रात है। इधर एक लड़का विवेक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। विवेक और माधवी से प्यार करता है, लेकिन माधवी ने किसी और से शादी कर ली। नशे में विवेक कहता है, मैं मर जाऊंगा। उसके दोस्त उकसाते हैं, तू क्यों मरेगा? कुछ करना है तो उसको मार दे। अगले दिन सुबह गाँव में खबर फैलती है कि माधवी की लाश मिली है। अनुदीप और पुलिस मौके पर पहुँचते हैं। जाँच से पता चला कि माधवी के साथ दुष्कर्म हुआ है और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। उसकी शादी कल ही हुई थी और उसी रात उसकी जान ले ली गई। वेंकटेश, उसका पति, यह खबर सुनकर सदमे में चला जाता है। पुलिस को घटनास्थल पर पैरों के निशान मिलते हैं। छानबीन के दौरान अनुदीप को विवेक के बारे में पता चल जाता है। सीआई लक्ष्मण विवेक को पकड़कर थाने में लाता है और पूछता है, माधवी को क्यों मारा? विवेक कहता है, मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं तो उससे प्यार करता था। लेकिन लक्ष्मण, जो कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था, तो उसको बुरी तरह टॉर्चर करता है। मजबूरी में विवेक मान लेता है कि उसने हत्या की है। जब अनुदीप थाने आता है तो विवेक उससे कहता है कि सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता था तो मैं उसको मार कैसे सकता हूँ? अनुदीप उसकी बात सुनकर उसे छोड़ देता है, लेकिन लक्ष्मण को यह बात पसंद नहीं आती। वह कहता है, सर, आप गलत कर रहे हैं। मुझ पर यकीन कीजिए कि उसकी हत्या की है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने हत्या की है। ऐसे मामलों में यह होता है कि आपके पास पढ़ाई है, मेरे पास तजुर्बा। अनुदीप उसे समझाता है कि घटनास्थल पर मिले पैर के निशान का साइज 10 है और सैंपल से पता चलता है कि आरोपी की उम्र लगभग 30 साल है, लेकिन विवेक की उम्र 20 के आसपास है और उसका पैर का साइज 8 है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि विवेक दोषी नहीं है। ये सुनकर विवेक को रिहा कर दिया जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में फिर से कॉल आता है, गाँव में एक और लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और हैरान करने वाली बात यह है कि इस लड़की की भी कल ही शादी हुई थी। अनुदीप को यकीन होता है कि कातिल कोई साइको है। रात में वह फिर से क्राइम सीन पर जाता है। जांच के दौरान लड़की की मोबाइल मिलता है। जब पुलिस स्टेशन में फोन चेक किया जाता है तो उसमें एक वीडियो मिलता है। संयोग से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन थी, जिसमें किलर की आवाज रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में किलर लड़की से पूछता है, तुम्हारी सुहागरात कैसी रही? तुम्हारे पति ने क्या किया? तुमने क्या किया? फिर वह उसे छूने लगता है और कहता है, अगर बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डरी हुई लड़की सब बता देती है, लेकिन वह दरिंदा फिर भी उसके साथ गलत करता है और उसकी जान ले लेता है। सुबह चंदू की मंगेतर नहाने जाती है और चंदू चुपके से उसका वीडियो बनाने लगता है। उसका दोस्त शंभू, जो वीडियो फोटोग्राफर भी है, वहाँ मौजूद होता है। पुलिस गांव में उसका वीडियो की आवाज सुनाई लगती है और लोगों से पूछती है कि क्या इस आवाज को पहचानते हैं? ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते हैं। जब पुलिस राधा के घर पहुंचती है तो चंदू आवाज सुनकर कहता है, यह तो शंभू की आवाज है। पुलिस शंभू को थाने में बुलाती है और उसकी आवाज का मिलान करती है। तभी शंभू का वकील आकर कहता है, सर, जिस दिन ये घटनाएं हुई मेरा क्लाइंट गाँव में नहीं था, वह दूसरी जगह शादी में गया था। एक दिन अनुदीप लक्ष्मण से कहता है, क्यों न पूरे गाँव का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, इससे असली कातिल पकड़ा जाएगा। लक्ष्मण जवाब देता है, बात तो सही है, लेकिन गांव में इतने लोग हैं, सबका डीएनए टेस्ट करवाना लंबा समय का काम है। पिछले केस में डीएनए रिपोर्ट आने में 1 महीना लग गया था। अनुदीप बोर्ड पर प्लान बनाकर समझाता है, गांव के लगभग 6300 लोग महिलाओं को बाहर रखें तो बाकी बचे पुरुषों में से सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जिनके पैर का साइज 10 है, उम्र 25 से 30 साल के बीच है और हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच है। ऐसे में सिर्फ 25-30 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए। अगर सैंपल हैदराबाद भेजा जाए तो 10 दिन में रिपोर्ट मिल सकती है। इसके बाद पुलिस गांव के पुरुषों का डीएनए सैंपल लेना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद गांव का सरपंच थाने आता है और बताता है कि उसकी बेटी की शादी नजदीक है, वह न्योता देने आया है। अनुदीप उसे समझाता है, सर, गांव का माहौल खराब है, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। मेरी सलाह है कि शादी अभी रोक दें। लेकिन सरपंच गुस्से में कहता है, इस गाँव में मैं जन्मा और पला बड़ा हूँ, मुझे यहाँ की स्थिति बेहतर पता है। जिस दिन सरपंच की बेटी की शादी होती है, अनुदीप कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और सिक्योरिटी दुगनी
दुगनी कर देता है। शादी बिना किसी परेशानी के हो जाती है। सुहाग रात के बाद सुबह अनुदीप एक कांस्टेबल से फोन पर पूछता है, दूल्हा दुल्हन ठीक है? कांस्टेबल कहता है, हाँ सर, दोनों सेफ हैं। उसी समय प्रिया अपनी एक दोस्त को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाती है। अनुदीप आदेश देता है कि कांस्टेबल उस पर नजर रखे। प्रिया स्टेशन पर अपनी दोस्त को बाय करती है। कांस्टेबल थोड़ी दूर पर चाय पीते हुए नजर रख रहे होते हैं। तभी एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन के जाने के बाद प्रिया वहाँ नहीं होती। उसकी दोस्त बेहोश पड़ी होती है। कांस्टेबल तुरंत अनुदीप को सूचना देता है। इधर कातिल प्रिया को एक खेत में ले जाकर पूछता है, तुम्हारी सुहागरात कैसी रही? तुम्हारे पति ने क्या किया, कैसे किया, सब बता, तभी छोड़ूंगा। डर के मारे प्रिया सब बता देती है। तभी पुलिस की आवाजें सुनकर कातिल एक कांस्टेबल पर हमला कर देता है और भागने लगता है। उसने चेहरा ढका रखा होता है ताकि उसको कोई पहचान न सके, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह प्रिया के साथ वही दरिंदगी करने की उसकी हत्या कर देता है। अनुदीप कातिल पर गोली चला देता है, लेकिन वह भागने की कोशिश करता है। आखिरकार अनुदीप उसे पकड़ लेता है। जब उसका मास्क हटाया जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं। कातिल कोई और नहीं, तिरुपति का छोटा भाई चंदू है। अनुदीप चंदू को थाने लाकर पूछताछ करता है और कुछ थप्पड़ भी लगाता है, लेकिन चंदू बार बार कहता है, सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो खेत में अपने काम से गया था। तभी सरपंच थाने आता है और ऐसे धमकाकर कहता है, मुझे ये लड़का सौंप दो, इसने मेरी बेटी को मारा है, जितने पैसे चाहिए ले लो। लक्ष्मण पैसे तो लालच में चंदू को सरपंच के हवाले कर देता है। जब अनुदीप यह सुनता है तो गुस्से में सबको डांटता है, तुम लोग एक आरोपी को किसी के हवाले कैसे कर सकते हो? मैं अभी एसपी साहब को फोन करता हूँ। इस बात पर अनुदीप और लक्ष्मण के बीच बहस हो जाती है। लक्ष्मण कहता है, सर आपके लिए नौकरी पैशन है, लेकिन मेरे लिए सरकारी नौकरी है। मेरी 3 बेटियां हैं, इस सैलरी से उनका ब्याह नहीं होगा, मुझे ऊपर से कमाना पड़ता है। इतना कहकर लक्ष्मण चला जाता है। थोड़ी देर बाद राधा और तिरुपति थाने आते हैं और कहते हैं, सर चंदू ऐसा नहीं कर सकता, वह निर्दोष है, हमें यकीन है आपसे कोई गलती हुई है, प्लीज हमें उसे देखने दो। अनुदीप जवाब देता है, वह अब यहाँ नहीं है, सरपंच उसे ले गया है। इधर सरपंच चंदू की बुरी तरह से टॉर्चर करता है। राधा और तिरुपति वहाँ पहुँचते हैं। सरपंच गुस्से में कहता है, घबराओ मत, अभी इसे मारूंगा नहीं, पहले से तड़पाऊंगा, इसने मेरी बेटी को दर्द दिया है। राधा और तिरुपति बहुत विनती करते हैं, लेकिन सरपंच नहीं मानता। दोनों गाँव के बड़े लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं करती। तभी अनुदीप सरपंच को फोन करता है और बताता है कि गाँव में एक हत्या हुई है और यह वारदात चंदू को पकड़े जाने के बाद हुई, यानी चंदू बेगुनाह है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नई मारी गई लड़की की भी हाल में ही शादी हुई थी। सरपंच गुस्से में क्राइम सीन पर पहुंचता है और पुलिस को डांटता है, इतने छोटे गांव में एक कातिल पकड़ नहीं पा रहे हो? फिर वह चंदू का इलाज करवाकर उसको घर लाता है और राधा के हाथ में पैसे देकर माफी मांगता है, लेकिन राधा कहती है, यह पैसे आप रख लीजिए, अगला चुनाव लड़ने में काम आएगा। रात में अनुदीप अपने कमरे में एक केस के बारे में सोच रहा होता है। इतने छोटे गाँव में एक साइको कातिल नई दुल्हन को मार रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड स्पुति का फोन आता है। अनुदीप उदास होकर कहता है, स्पुति शायद मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ, मैंने गलती की, आईपीएस बनकर मेरे सामने एक साइको लोगों को मार रहा होता है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। स्पुति जवाब देती है, तो चलो हम दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, शादी भी कर लेंगे। जब वो कातिल मुझे मारने आएगा तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लेना। पहले अनुदीप मना करता है, लेकिन स्पुति उसे मना लेती है। अगले दिन अनुदीप लोकल टीवी पर आकर किलर को चैलेंज देता है, अगर दम है तो मेरी बीवी को उठाकर दिखा। अगले दिन अनुदीप और स्पुति की शादी हो जाती है। शादी में शंभू भी आता है और स्पुति की फोटो खींचते हुए चंदू को फोन करता है, भाई आईपीएस की बीवी तो कमाल की है, तुझे जरूर देखना चाहिए। चंदू उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। जब अनुदीप और स्पुति घर लौटते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है, शादी मुबारक, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इधर चंदू, शंभू और तिरुपति शराब पी रहे होते हैं। शंभू फिर वही बात दोहराता है। चंदू गुस्से में कहता है, अब बहुत हो गया, मैं हर जख्म का बदला लूंगा। रात में राधा पानी पीने उठती है। एक बक्सा गिरता है जिसमें कुछ ब्रा और गहने होते हैं जो उसके नहीं है। राधा चौक जाती है। वह गहने लेकर सरपंच के पास जाती है और एक अंगूठी दिखाकर पूछती है, क्या यह प्रिया की है? सरपंच पहचान लेता है। फिर राधा माधवी के घर जाकर पूछती है और वहाँ भी लोग गहने पहने लेते हैं। राधा को यही यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वह घर लौटती है तो चंदू और तिरुपति दोनों गायब हैं। उन्हें कॉल की जाती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। सुबह तिरुपति अनुदीप के घर किसी काम से आता है। अनुदीप कहता है, कुछ कपड़े भी ले लेना। तभी राधा का फोन आता है, सर जल्दी बेडरूम में आइए, देखिए एक स्पुति मैडम वहाँ है। अनुदीप बेडरूम में जाता
जाता है तो वह खाली होता है। स्फूर्ति गायब है। राधा रोते हुए कहती है, सर कातिल मेरे पति तिरुपति हैं। उसी ने कई लड़कियों को मारा और स्फूर्ति मैडम को भी उठा ले गया है। राधा हिम्मत जुटाकर तिरुपति को ढूंढने निकलती है। लंबी तलाश के बाद वह एक सूखे कुएं के पास पहुंचती है जहां तिरुपति स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। राधा चीख कर कहती है, तू ये क्या कर रहा है, उसको छोड़ दे। वह पूछती है, तुझे क्या हो गया है, ऐसे क्यों कर रहा है। तिरुपति जवाब देता है कि इसका बदला का कारण राधा है। वह अपनी बीती बातें बताता है। उनकी शादी के बाद सुहागरात के दिन राधा ने साफ कह दिया था कि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है। वह बोला, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए तो ले लो। जब तिरुपति पास गया तो राधा ने कहा, ब्रश किया, नहाए हो, कितनी बदबू आ रही है। उसका बर्ताव देखकर तिरुपति का दिल टूट गया। इसके बाद 10 साल तक उनके बीच कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बना। तिरुपति को लगने लगा कि वह मर्द नहीं है। जब माधवी की शादी हुई तो तिरुपति ने उसकी सुहागरात खिड़की से देखी। तब उसके मन में कुछ जग गया। खुद को साबित करने के लिए उसने माधवी को अगवा किया और यहीं से उसका सिलसिला शुरू हुआ। इतना कहकर तिरुपति सिर्फ स्फूर्ति की ओर बढ़ता है। राधा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तिरुपति उस पर वार करके आगे बढ़ जाता है। राधा स्फूर्ति को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है और कुदाल से तिरुपति का सिर काट देती है। फिर वह अपनी साड़ी उतारकर स्फूर्ति को पहनने देती है और तिरुपति का कटा सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यह सीन फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और यहीं पर कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।